वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। शैली मैम, मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटर और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ऊष्मागति की, जो खत्म हो ही जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स की आज की क्लास में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक है हीट कैपेसिटी, जिसे आप हिंदी में बोलेंगे बच्चों ऊष्माधारिता। ठीक है, हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता। नाउ व्हाट इज हीट कैपेसिटी, है ना। तो हम कहेंगे हीट कैपेसिटी, जैसे मान लो भी गर्मियों का टाइम चल रहा है। ठीक है, अब हमारे यहाँ मोस्टली क्या होता है, राजस्थान में रहते हैं 9 महीने गर्मी पड़ती है ना, 9-10 महीने हम गर्मी में रहते हैं। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि ना आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, कल थोड़ा ठीक था, कल तो बारिश आ गई थी हल्की फुल्की, तो कल ओके था, लेकिन आज गर्मी ज़्यादा है। तुम कहेंगे हाँ ठीक है भाई, आज गर्मी ज़्यादा है, कल मैं और बता सकती हूँ आज गर्मी कम है या गर्मी ज़्यादा है, पता कैसे रहे हो। तो हम कहेंगे देख लो भाई, कल का टेम्परेचर हमारे यहाँ 35 था, लेकिन आज का टेम्परेचर तो हमारे 45 चला गया, 10 डिग्री का वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा ही लग रहा है ना। तो हम कहेंगे 35 से 45 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया, तो वो टेम्परेचर बढ़ा रहा है और हम क्या माप रहे हैं, यार गर्मी ज़्यादा है ना। या मान लो कि अचानक से आज बारिश हो जाए और कल टेम्परेचर गिर जाए, मान लो 25 हो जाए, तो हम कहेंगे आज तो ठंड बढ़ रही है ना। तो आज मान लो 45 है और एकदम से बारिश हो गई, ओले पड़ गए, क्योंकि स्नोफॉल नहीं होता है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ ओले पड़ गए और कल टेम्परेचर मान लो 25 हो गया, तो टेम्परेचर डिफरेंस, और तुम कहोगे नहीं गर्मी की जगह तो सर्दी होगी, तो तुम हीट को मेजर कर रहे हो किससे, टेम्परेचर के डिफरेंस से, ताप में परिवर्तन से। यानी मैं कह दूँ कि अगर किसी सिस्टम को हीट दे दूँ, गर्म करूँ, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है ना। और अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर डाउन करो, उसको ठंडा करो, उसकी हीट छीन लूँ, तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है। बात तो सही है ना। तो हम कह रहे हैं कि भाई हीट जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस, ऊष्मा जो है वो ताप में परिवर्तन के समानुपाती होती है। क्लियर, तो बात सही है क्या। तो हम कहेंगे हाँ, ये तो जानी पहचानी बात है कि भाई क्यू जो है वो डेल्टा टी है ना, किसी तंत्र को दी गई ऊष्मा उसके ताप में परिवर्तन के क्या होती है, समानुपाती होती है। जितना ज़्यादा मैं उसको हीट दूंगी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और जितनी ज़्यादा मैं उससे हीट छीन लूँगी वो ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो हम कहेंगे ओके, बात तो ठीक लग रही है कि भाई हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, तंत्र द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा। ठीक है, मतलब फिलहाल तो उसकी हीट बढ़ रही है ना, तंत्र द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा। ठीक है, तंत्र द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। तंत्र द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा उसके ताप में परिवर्तन के समानुपाती होती है। Q प्रोपोर्शनल टू T, और अगर मैं तुम्हें कहूँगी प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ तो यहाँ आएगा Q इक्वल्स टू C डेल्टा T। नाउ व्हाट इज C। तो बच्चे ये जो C है इसी को हमने नाम दिया है हीट कैपेसिटी। इसी को आज हमें डिटेल में पढ़ना है, हीट कैपेसिटी, यानी तुम बोलोगे ऊष्माधारिता। बोलो, इतनी बात क्लियर है क्या। हीट कैपेसिटी से क्या समझते हो, ऊष्माधारिता से क्या समझते हो, है ना। तो हम कहेंगे ऊष्माधारिता क्या, ठीक है, आपने तो कांस्टेंट लगा दिया C, तो बच्चे C इक्वल्स टू Q बाय डेल्टा T। सही है, C इक्वल्स टू क्या, तो मैं कह रही हूँ C इक्वल्स टू Q बाय डेल्टा T। ठीक है, डेल्टा T मतलब ताप में परिवर्तन। अगर मैं कहूँ कि ताप में परिवर्तन 1 डिग्री से करना है, चाहे सेंटीग्रेड चाहे केल्विन, मुझे टेम्परेचर मान लो मैं बढ़ाने की बात करूँ कि मैं टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि तंत्र द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा, ताप में परिवर्तन की जगह मैं ताप में वृद्धि लिख दूँ, ज़्यादा बेटर। अगर किसी सिस्टम को हीट दूंगी तो ताप तो बढ़ेगा ही ना, परिवर्तन होगा तो बढ़ेगा ही ना। परिवर्तन तो हुआ, चेंज तो हुआ, पर चेंज में हुआ क्या, घटा की बढ़ा, तो मैं कहूँगी हीट अब्जॉर्ब की तो ताप तो बढ़ेगा, है ना। तो मैं कह रही हूँ कि नहीं, अगर डेल्टा T 1 डिग्री कर दूँ तो C और Q क्या है, बराबर है। तो हम कहेंगे हाँ, C क्या है, हीट कैपेसिटी, Q क्या है, दी गई ऊष्मा। तो आप ऊष्मा दे दो, इतनी दो कि टेम्परेचर कितना बढ़े, 1 डिग्री। तो जितनी ऊष्मा दोगे जो 1 डिग्री ताप को बढ़ाए, वही ऊष्मा किसके बराबर है, ऊष्माधारिता। बात समझ में आ रही, वापस से सुनो। मैंने कहा था आज गर्मी ज़्यादा है, तुमने कहा अच्छा टेम्परेचर ज़्यादा हो गया होगा, है ना। मैंने कहा नहीं आज ठंड ज़्यादा है, तो तुमने कहा टेम्परेचर डाउन हो गया होगा।
यानी अगर किसी सिस्टम को हीट दूं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है और किसी सिस्टम से हीट छीन लूं तो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। यानी हीट यानी कि ऊष्मा और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर दोनों क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती। मतलब ये बढ़ाऊंगी तो ये बढ़ेगा, ये घटाऊंगी तो ये घटेगा। क्लियर है? तो हमने कहा ठीक है भाई, क्यू प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी मान लेते हैं। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सी है, समानुपाती स्थिरांक सी है, और सी को हमने नया टर्म दिया हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता, और सी बराबर हो गया क्यू बाय डेल्टा टी। अगर मैं डेल्टा टी 1 डिग्री कर दूं तो सी और क्यू बराबर है। यानी मैं चाहती हूं कि किसी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ना चाहिए। हम चाहते हैं किसी तंत्र का ताप, किसी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, तो तुम कहो हीट दे दो। एक काम करना है तो 1 दे दो, 1 जूल दे दो मान लो, और 10 बढ़ाना है तो 10 जूल दे दो। ठीक है, सपोज। तो हमने कहा ठीक है, किसी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना चाह रहे तो तुम कहोगे हीट दे दो। उसी हीट को मैं क्या कह रही हूँ, हीट कैपेसिटी। ठीक है ना? तो अगर मैं आपसे कहूंगी नहीं डिफिनीशन बोलो हीट कैपेसिटी का, तो आपसे कहा गया किसी निकाय के ताप को 1 डिग्री, चाहे सेंटीग्रेड में बढ़ाओ चाहे केल्विन, बढ़ाना 1 डिग्री है, फर्क 1 डिग्री का लाना है। बात समझ में आ गई ना? तो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा उस निकाय की ऊष्माधारिता कहलाती है। ठीक है, तो C इक्वल्स टू क्यू बाय डेल्टा टी। नाउ क्यू होता है हीट यानी कि जूल, डेल्टा टी होता है ताप, ताप में परिवर्तन मतलब टेम्परेचर, तो इसका जो मात्रक आएगा वो आएगा जूल प्रति केल्विन। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कह रही हूं कि ये जो आपका हीट कैपेसिटी है, ऊष्माधारिता जो है, तो बच्चे ऊष्माधारिता मात्रा आश्रित गुण है ना, अमाउंट डिपेंडेंट, जिसे तुम विस्तीर्ण लिखते थे, है ना। मात्रा आश्रित को क्या लिखते थे, विस्तीर्ण। ठीक है, मैंने इंग्लिश में लिख दिया एक्सटेंसिव, है ना, थोड़ा ये वाला टर्म्स हिंदी में डिफिकल्ट है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट पे डिपेंड करती है। अभी कैसे? तो देखो मैं तुम्हें कह रही हूँ भाई किसी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है। ठीक है, तो मान लो कि मैंने, है ना, क्या किया, थोड़ा सा पानी ले लिया और मैंने कहा इस टेम्परेचर, ये मान लो 1 कप पानी ले लिया, चलो, और मैं कह रही हूँ 1 कप पानी है, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है। तो तुम कहोगे ठीक है मैं इसको गर्म कर देता हूँ, 1 डिग्री बढ़ा देता हूँ, थर्मोमीटर डाल देता हूँ, हीट तो मुझे देनी पड़ेगी। फिर मैं कहूँगी नहीं, एक कप पानी नहीं है ना, 1 जग भर के पानी है ना, पूरा 1 जग है, 1 लीटर पानी, पहले तो 100 ml ही था। तो तुम कहोगे कि यार अब तो हीट ज़्यादा होगी भाई, अब तो आप हद कर रहे हो, ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, है ना। टेम्परेचर तुम 1 डिग्री बढ़ा रहे हो, देखो फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो चीज़ें फिक्स होती है। ठीक है, लेकिन आप जो वो काम करना चाह रहे हो उसके लिए हीट सप्लाई कर रहे हो, वो तो अलग होगे ना। आई बात समझ में? भाई तुम कहोगे ना मैं 1 किलो बर्फ जमानी हो चाहे 10 किलो बर्फ जमानी हो, तो मैडम बॉइलिंग पॉइंट तो उसका, फ्रीजिंग पॉइंट तो उसका सेम रहता है, वो पॉइंट सेम रहता है। आई बात समझ में? लेकिन हीट तो ऊपर नीचे होगी ना, हीट तो कम ज़्यादा होगी ना, तो अमाउंट पर डिपेंड करेगी ना, ऐसे कैसे चलेगा, है ना। मैं अगर 1 कप पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना चाह रही हूँ और एक, है ना, जग भर के पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना चाह रही हूँ, तो क्या बराबर खर्चा होगा क्या मेरा? खर्चा बराबर कैसे होगा? थोड़ा सा पानी है, थोड़ा सा गर्म करूँगी 1 डिग्री बढ़ जाएगा, लेकिन जग भर के पानी है वो तो टंकी भर के पानी है, बराबर हीट थोड़ा ना लगेगा, भट्टियाँ लगेंगी, उसमें फर्नेस लगेगी, है ना। और 1 कप पानी है तो सिंपल मैं गैस पे गर्म कर लूँ। आई बात समझ में? इतना फर्क है। तो तुम कहोगे भाई ये तो मात्रा, मैंने क्या लिख दिया भाई, मात्रा आश्रित लिखना था, है ना। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मात्रा आश्रित गुण है, विस्तीर्ण गुण है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मात्रा आश्रित गुण है, अमाउंट पे डिपेंड करता है। हीट कैपेसिटी मात्रा आश्रित गुण है, मात्रा पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। 1 कप पानी ले, 10 कप पानी ले, 20 कप पानी ले, हीट सप्लाई अलग अलग होगी। या मान लो चाय बनानी, 1 कप चाय बनानी और 10 कप चाय बनानी, बराबर हीट थोड़ा ना लगेगी, अलग अलग लगेगी। ऑब्वियस है, जो 10 कप है तो ज़्यादा लगेगी, 1 कप है तो कम लगेगी, पानी गर्म तो उसमें भी करना है ना। तो हम कहेंगे यहाँ ठीक है, ऊष्माधारिता अमाउंट पर डिपेंड करता है, एक्सटेंसिव है, विस्तीर्ण है, मात्रा आश्रित है। समझ में आ गया? अब हम कहेंगे अच्छा ठीक है, चलो हीट कैपेसिटी तो हम मान लेते हैं। अब हीट कैपेसिटी 2 प्रकार की, एक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसको हम S से डिनोट करते हैं, और एक है मोलर हीट कैपेसिटी जिसको हम CM से डिनोट करते हैं। अब है क्या? तो देखो विशिष्ट लग गया, मतलब पदार्थ हो गया 1 ग्राम, समझे मेरी बात। विशिष्ट ऊष्माधारिता मतलब 1 ग्राम पदार्थ का ताप, 1 ग्राम पदार्थ का ताप
कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। क्लियर है? हम टेम्परेचर तो बढ़ाना चाह रहे हैं, है ना, तो हम कहेंगे ठीक है 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना चाह रहे हो, हीट दे दो, ठीक है। लेकिन पदार्थ कितना है, तो पदार्थ मैंने फिक्स कर लिया 1 ग्राम पदार्थ का ताप अगर मैं क्या करना चाह रही हूं तो 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री बढ़ाना चाह रही हूँ, ठीक है। और मोलर तो नाम से समझ में आ ही गया होगा कि अब मैं टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना चाह रही हूं, लेकिन कितना, तो भाई 1 मोल पदार्थ का ताप, 1 मोल पदार्थ का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, 1 मोल पदार्थ का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। बोलो, ये भी क्लियर है कि आप चाहते क्या हो। आप अगर 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री से बढ़ाना चाह रहे हो, यहाँ पे 1 मोल का ताप 1 डिग्री से बढ़ाना चाह रहे हो, तो जो भी आप हीट सप्लाई करते हो दैट इज हीट कैपेसिटी, ठीक है। अब मैं कहूँगी भाई पहले तो मेरा फॉर्मूला ये था, Q बराबर क्या था, C डेल्टा T, है ना, या C बराबर क्या था, सॉरी अब मैं S लिखना चाहिए ना मुझे, है ना, तो मैं कहूँगी Q बराबर S डेल्टा T, है ना। S क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या ऐसे लिख दो S बराबर Q बाय डेल्टा T, आगे बस S बराबर Q बाय डेल्टा T, ठीक है। तो ये था मेरा मान लो m ग्राम पदार्थ का ताप, 10 ग्राम 20 ग्राम जो भी दे हो तो उसका। अब आप तो 1 ग्राम पे आ गए, है ना, तो डिवाइड बाय क्या कर दो, m कर दो, ये ठीक है। सिमिलरली अगर यहां करना है तो C बराबर Q बाय डेल्टा T, ठीक है। ये आपके 1 मोल की जगह 2 मोल 3 मोल 4 मोल है, लेकिन आप तो पर मोल पे आ गए तो डिवाइड बाय n कर दो, तो यहाँ मैं n कर देती हूँ, ठीक है। Q बराबर NC डेल्टा T हो जाएगा और यहाँ Q बराबर MS डेल्टा T हो जाएगा। बात समझ में आ गया, हीट कैपेसिटी समझ में आ गया। ऊष्मा धारिता मैं चाह रही हूँ किसी भी पदार्थ का ताप 1 डिग्री से बढ़ा दूँ, तो तुम कह रहे हो अगर किसी का टेम्परेचर बढ़ाना है तो मुझे हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। अब अगर 1 ग्राम का बढ़ाते हो तो उस दी गई हीट को विशिष्ट ऊष्मा धारिता बोलेंगे, है ना। और अगर 1 मोल का बढ़ाते हो तो उसको हम मोलर ऊष्मा धारिता बोलेंगे। अब ये मात्रा पे निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि मात्रा तो तुमने फिक्स कर ली ना। कैसे, तो मान लो कि भाई 1 कुरकुरे का पैकेट है, वो 10 रुपये का आता है ना। अब तुम कह रहे हो 100 पैकेट पड़े या 500 पड़े या 1000 पड़े, लेकिन मुझे तो 1 पे ही बात करनी, तो अगर 1 पे ही बात करनी है तो 10 रुपये का ही है ना। अब 100 है तो 10 × 100 है, 1000 है तो 10 × 1000 है, उससे मुझे क्या, मुझे तो 1 पैकेट ही लेना है। तो अगर मैंने अपनी अमाउंट फिक्स कर दी, है ना, तो जब तुम कहते हो मोलर तो मुझे तो 1 मोल पे ही बात करनी है। अब तुम्हारे पास 5000 है, मुझे कोई लेना देना नहीं। और जब मैंने कह दिया विशिष्ट, तो मैंने अपना अमाउंट फिक्स कर दिया, मुझे तो 1 ग्राम पे चाहिए। अब आपके पास क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं, तो आप कहेंगे कि भाई स्पेसिफिक यानी विशिष्ट ऊष्मा धारिता और मोलर हीट कैपेसिटी, ये लोग अमाउंट पर डिपेंड नहीं करते, ये लोग मात्रा स्वतंत्र है, ये लोग गहन हैं, ये लोग इंटेंसिव हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके चलो भाई इसको भी कंसिडर कर लेते हैं, है ना। तो देखो एक फॉर्मूला तो मैं कहूँगी, देखो मेरे पास था क्या बोलेंगे, विशिष्ट ऊष्मा धारिता, है ना, या सिर्फ अगर मैं कहूँ ऊष्मा धारिता, हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो सिर्फ हीट कैपेसिटी की बात करूँ तो ये था C बराबर Q बाय डेल्टा T, ठीक है। और अगर मैं इसका मात्रक बोलूँ तो तुम कहोगे मात्रक इसका जूल केल्विन इनवर्स, और ये तो मात्रा पे निर्भर कर रहा था, मात्रा आश्रित, ठीक है। मात्रा आश्रित, मैं इसको इंग्लिश में लिख देती हूँ एक्सटेंसिव, ठीक है। दूसरी जो 2 टर्म आई मेरे पास वो थी विशिष्ट ऊष्मा धारिता, है ना, विशिष्ट ऊष्मा धारिता, विशिष्ट ऊष्मा धारिता को हमने दिखाया ऐसे, और तो हम कहेंगे मोलर ऊष्मा धारिता, ठीक है, मोलर ऊष्मा धारिता।
1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री से बढ़ाना चाहते हो या 1 मोल का ताप 1 डिग्री से बढ़ाना चाहते हो। तो तुमने कहा भाई ये लोग तो फिक्स है ना, 1 मोल है तो फिर मोल ही है, अब कितने मोल उससे लेना देना नहीं, अमाउंट फिक्स है। तो ये लोग अमाउंट पे डिपेंड नहीं करते हैं, तो इनको हमने बोला मात्रा स्वतंत्र यानी इंटेंसिव, अमाउंट इंडिपेंडेंट, इंटेंसिव, गहन गुण, गहन गुण। ठीक है, अब इनके मात्रक तो देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या थी, तो हम कहेंगे m ग्राम की तो थी Q/ΔT, तो 1 ग्राम की होगी Q/m∆T। और मोलर ऊष्माधारिता है ना, n मोल की थी Q/ΔT, 1 मोल की कितनी होगी, तो डिवाइड बाय जो भी मोल है उससे कर लो, है ना। तो मैं ऐसे कह दूं Q बराबर ms∆T और Q बराबर nc∆T। ठीक है, S स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और यहाँ मैं Cm लिख देती हूँ, मोलर हीट कैपेसिटी, कोई डाउट नहीं। अब इनके मात्रक की बात करें, ठीक है, तो देखो इसका मात्रक क्या हुआ, जूल, केल्विन इनवर्स और ग्राम इनवर्स, क्योंकि पर ग्राम है। और यहाँ देखो जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। ठीक है, तो आप कहोगे S का मात्रक जूल प्रति केल्विन प्रति ग्राम, और C का मात्रक मोलर, Cm लिख दो क्योंकि फिर C में आपको वही लगेगा ऊष्माधारिता, तो हम कहेंगे जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। क्लियर है, समझ में आ गया हीट कैपेसिटी क्या होती है ना। हीट कैपेसिटी होगी मोलर और स्पेसिफिक। अब मोलर हीट कैपेसिटी को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हमने कहा मोलर ऊष्माधारिता, इसको भी 2 भाग में बांट लेते हैं, स्थिर आयतन पर, है ना, हीट कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर। पहला कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और यहां हम बात कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे Cv, कांस्टेंट प्रेशर पे Cp। अब आप चाहते क्या हो, तो हम कहेंगे ऊष्माधारिता मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है ना, मोलर मतलब 1 मोल का बढ़ाना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्थिर दाब पर, तो हम कहेंगे अब प्रेशर कांस्टेंट कर लो और टेम्परेचर 1 मोल पदार्थ का 1 डिग्री बढ़ा दो। और एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो मैं कहूँगी वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो और टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा दो। बात तो सही लग रही, ठीक है। तो स्थिर दाब पर अगर आपसे पूछा जाए, स्थिर दाब पर मोलर ऊष्माधारिता Cp, है ना। अगर मोलर नहीं लिखा है तो तुम पदार्थ लिख देना, फिक्स नहीं है 1 मोल, लेकिन अगर मोलर लिखा है तो 1 मोल बता देना, ठीक है। तो हम कहेंगे स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर 1 मोल पदार्थ का ताप, स्थिर दाब पर 1 मोल पदार्थ का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, आगे बात समझ में, उसको हम बोलेंगे Cp। ठीक है, सब चीजें वही थी, है ना भाई। ऊष्माधारिता ताप आप पदार्थ का, सिस्टम का 1 डिग्री बढ़ा दो। विशिष्ट ऊष्माधारिता पदार्थ 1 ग्राम है, उसका ताप 1 डिग्री बढ़ा दो। मोलर ऊष्माधारिता पदार्थ 1 मोल है, ताप 1 डिग्री बढ़ा दो, ठीक है। स्थिर दाब पर मोलर ऊष्माधारिता, अभी भी 1 मोल पदार्थ है, ताप भी 1 डिग्री बढ़ाना है, पर प्रेशर आपको कांस्टेंट रखना है, प्रेशर चेंज नहीं करना है। और स्थिर आयतन पे तो वॉल्यूम चेंज नहीं करना है, काम आपको अभी भी वही करना है। पदार्थ आपका 1 मोल है, टेम्परेचर आप 1 डिग्री से बढ़ाना चाह रहे हो, क्लियर है। तो अगर मैं कहूँ स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता, तो तुम कहोगे स्थिर आयतन पर, बस बाकी तो सब चीज सेम। स्थिर आयतन पर 1 मोल पदार्थ का ताप, है ना। देखो मैंने मोलर ही लिखा है शुरू में, तो मैं मोलर ही पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है। तो स्थिर आयतन पर 1 मोल पदार्थ का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, ठीक है। आवश्यक ऊष्मा या दी गई ऊष्मा वो एक ही बात है, उसको चाहिए होती तो दोगे, तो दी गई ऊष्मा कितना मांग रहे हो, और आवश्यक उसको इतनी जरूरत है, तो जितनी जरूरत है उतनी तो देनी पड़ेगी, तो बात दोनों सेम है। 1 डिग्री बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं Cv।
अब एक फॉर्मूला सबको याद होता है, मेयर्स फॉर्मूला, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। अब ऐसा क्यों है, Cp बड़ा क्यों है, Cv छोटा क्यों है, हम Cp और Cv में रिलेशन ही निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो, आपने कहा कि भाई कांस्टेंट प्रेशर पे बात करो तो Cp हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करो तो Cv हो गया, मतलब Cp क्या है, तो मैंने कहा था कि मुझे 1 डिग्री में परिवर्तन चाहिए, तो तुम कहोगे ठीक है हीट सप्लाई करो, लेकिन मेरा पदार्थ भी 1 मोल होना चाहिए, तो डिवाइड बाय n कर दो, है ना, और हीट सप्लाई मुझे कांस्टेंट प्रेशर पे करनी है तो Qp कर दो। Cv तो मैं कह रही हूँ कि मैं किसी पदार्थ के ताप में 1 डिग्री का परिवर्तन लाना चाह रही हूँ, इस डिग्री में परिवर्तन के लिए मुझे हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, वो मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे करना चाहती हूँ, और 1 मोल पदार्थ है ना, ये तो n मोल पदार्थ का है, तो 1 मोल पदार्थ तो डिवाइड बाय जितने भी मोल है डिवाइड बाय n कर दो, ठीक है, 1 मोल पदार्थ का आ गया, तो बात तो वही हुई है ना। यहाँ से Qp इक्वल्स टू एन Cp डेल्टा टी और Qv इक्वल्स टू एन Cv डेल्टा टी, तो हम कहेंगे हाँ इसमें क्या दिक्कत है। अब हमें तो पता है ना Qp इक्वल्स टू डेल्टा एच होता है, स्थिर दाब पर दी गई ऊष्मा एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होती है डेल्टा एच, और Qv इक्वल्स टू क्या होता है डेल्टा ई या डेल्टा यू, ठीक है। अब हमें एक इक्वेशन और पढ़ रखी है ना, हम जानते हैं कि डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस तुम्हें लगेगा, आपने तुम्हें बताया था डेल्टा एन आर टी, है ना, गैसीय उत्पाद के मोल माइनस गैसीय क्रियाकारक के मोल, तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन गैसीय उत्पाद के मोल माइनस गैसीय क्रियाकारक के मोल मतलब क्रियाकारक उत्पाद में बदल रहा है, तो क्रियाकारक उत्पाद में बदल रहा है मतलब रिएक्शन हो रही है। मैं तो रिएक्शन की बात करी नहीं, मैं तो कह रही एक पदार्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ाओ, मैं कह ही नहीं हूँ कि पदार्थ उत्पाद में बदल रहा है, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही, तो मतलब रिएक्शन तो हो नहीं रही है, तो जब रिएक्शन नहीं हो रही है तो फिर 1 मोल है तो 1 मोल ही रहेगा, आपके चेंज तो आना नहीं, फिर तो डेल्टा एन हटा दो। लेकिन मैं कह रही हूँ ताप बढ़ाओ, 1 डिग्री से बढ़ाओ, 2 डिग्री से बढ़ाओ, 3 डिग्री से बढ़ाओ, तो ताप में परिवर्तन लाओ, तो जब ताप में परिवर्तन लाना है तो फिर मुझे यहाँ आर डेल्टा टी लिखना पड़ेगा, डेल्टा एन आर टी क्यों लिखूँ, है ना, वहाँ तो टेम्परेचर कांस्टेंट था तो मैंने डेल्टा एन आर टी लिख दिया था, लेकिन अब मैं क्या कह रही हूँ आर डेल्टा टी, डेल्टा एन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि रिएक्शन तो हो नहीं रही है, तो 1 मोल का 1 मोल रहेगा, लेकिन ताप में तो परिवर्तन हो रहा है ना, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स डेल्टा एच को मैं लिख दूँ एन सी पी डेल्टा टी, हम यहाँ लिख दो एन सी पी डेल्टा टी, ठीक है। अब यहाँ मैं n लगा देती हूँ, मान लो 1 मोल से ज़्यादा है तो यहाँ सब जगह ही n मोल है तो वहाँ पे मैंने n मोल लिख दिया, और नहीं तो n हटा दो n 1 मोल कर दो, वो आपकी इच्छा है। फिर डेल्टा E तो मैं कह दूँगी कि ये हो जाएगा n Cv डेल्टा टी और ये n R डेल्टा टी। अब पूरी इक्वेशन में n और डेल्टा टी से डिवाइड करो तो मेरे पास आ रहा है Cp इक्वल्स टू Cv प्लस R, यानी Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, और Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R को हम कहते हैं मेयर्स फॉर्मूला, ठीक है। चलो, है ना, तो चलो याद कर लिया भाई Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R है, मेयर्स के अकॉर्डिंग Cp और Cv में रिलेशन है, लेकिन Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R यानी कि Cp जो है वो Cv में R ऐड करूंगी तो आएगा, मतलब Cv की कुछ भी वैल्यू है 5, 10, 20 जो भी है ना, उसमें R जोड़ूंगी तो Cv आएगा, Cp आएगा। तो मैं बात तो दोनों में सेम ही कर रही थी भाई, मैंने कहा ये लो 1 मोल पदार्थ है, इसका ताप 1 डिग्री बढ़ाओ। अब तुम कह रहे हो कि नहीं, अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे बढ़ाता हूँ तो Cv है, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे बढ़ाता हूँ तो Cp है, और कांस्टेंट प्रेशर पे जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा मुझे ना हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, R जो है वो प्लस आ रहा है। तो ऐसा क्या है भाई, 1 मोल पदार्थ दिया, अब अगर आयतन कांस्टेंट रख रहे हो तो हीट सप्लाई कर रहे हो, और प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हो तो हीट सप्लाई कर रहे हो, तो तुम कह रहे हो नहीं जब मैं प्रेशर कांस्टेंट रखता हूँ तो मुझे ज़्यादा हीट देनी, क्यों भाई, ऐसा क्यों, बात तो बराबर होनी चाहिए, मैं ज़्यादा काम क्यों करना पड़ रहा है, ज़्यादा हीट क्यों दे रहा हूँ, ऐसा क्या हो गया, काम तो बराबर ही करना था, 1 मोल पदार्थ था, टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री राइज कराना था, लेकिन Cp तो तुम ज़्यादा मांग रहे हो और Cv तुम कम मांग रहे हो, तो ये क्या बात हुई, चीज़ एक है, काम एक है, और आप रेटें अलग अलग मांग रहे हो, ऐसा क्यों। तो आप कह रहे नहीं वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ये कांस्टेंट प्रेशर पे है, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इसमें फ़र्क है। देखो
अगर मैं तुम्हें कहूँ, अच्छा यहाँ लिखा है सीपी और सीवी में रिलेशन, देखो अगर एग्जाम में आ जाए तुम्हारे, मान लो स्कूल में पढ़ रहे हो, तो डेल्टा एच इक्वल्स टू तुम क्या बताओगे, डेल्टा ई प्लस पीवी, या पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, है ना, या तुम बोल दो आर डेल्टा टी। ठीक है, मान लो 1 मोल गैस की बात करें, तो अब तो तुम्हें आई गया रिलेशन। तो 1 मोल गैस की बात करूं तो तुम कहोगे 1 मोल गैस की बात करोगे तो डेल्टा एच होता है सीपी डेल्टा टी, ये होता है सीवी डेल्टा टी, और ये हो गया आर डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी कैंसिल कर दो, कॉमन लेके कट जाएगा, तो सीपी इक्वल्स टू सीवी प्लस आर। ठीक है, यानी कि सीपी जो है वो सीवी से बड़ा है, सीपी सीवी से बड़ा है। कितना बड़ा है, आर के बराबर, है ना। आर की वैल्यू 8.314, मतलब कि अगर कांस्टेंट प्रेशर पे तुम चाहते हो 1 मोल गैस का टेम्परेचर में 1 डिग्री बढ़ाओ, तो तुम्हें 8.314 हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी, इतना काम तुम्हें ज़्यादा करना पड़ेगा। ऐसा क्यों, देखो ऐसा क्यों हुआ, चेक करते हैं, है ना। हमने कहा अभी सीपी माइनस सीवी आर होता है, सीपी ग्रेटर देन सीवी। अब आपसे पूछा नहीं सीपी सीवी से ज़्यादा क्यों है, तो देखो अगर 1 मोल गैस है, ठीक है, यदि आयतन कांस्टेंट है ना, मान लो वॉल्यूम कांस्टेंट है, अब मान लो ये बर्तन है, इसका वॉल्यूम तो फिक्स ही है ना, पात्र का आयतन क्या है, फिक्स ही है ना। ठीक है, तो ये पिस्टन जहाँ था वहीं है ना, आपने कहा वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, आयतन फिक्स है। जो हमने एक रिजिड कंटेनर ले लिया, ठोस पात्र के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब आपने कहा कि मैंने इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा दिया, बढ़ा दो, है ना, मुझे भाई गैस ऊपर उठेगी वो सब सही है ना, और मुझे क्या करना पड़ेगा, हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर कठोर पात्र है, दृढ़ पात्र है, रिजिड कंटेनर है, उसमें मैंने गैस भर दी और मैंने कहा ठीक है मैं इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना चाह रही हूँ, तो हीट सप्लाई कर दो, है ना। या मान लो आप जिस कमरे में हो, इस कमरे का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, ठीक है, हीटर ऑन कर दो, बढ़ जाएगी, वॉल्यूम तो फिक्स है ना, है ना। 1 डिग्री घटाना है, एसी चला दो, 1 डिग्री कम हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, वॉल्यूम में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो फिर है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो कोई खास फर्क हुआ नहीं। अब तुम कह रहे हो कि नहीं, अगर है ना, तो अगर मैं कह दूँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो तुम कहोगे क्यूवी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सीवी डेल्टा टी। ठीक है, मैं हीट सप्लाई कर देता हूँ 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्यूवी इक्वल्स टू सीवी डेल्टा टी। लेकिन अगर तुम कह रहे हो एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट रखना है, अब मुझे बताओ प्रेशर कैसे कांस्टेंट रखना है ना, स्थिर दाब पे, मुझे दाब तो स्थिर रखना है लेकिन टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है। अब अगर मैं गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाऊंगी तो गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, गर्म गैस होती तो अणु ज़्यादा टकराएंगे, और ठंडी गैस होती तो गैस आराम से, पता है तुम्हें काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 RT। मैंने तो पहले ही पढ़ाया था तुम्हें, समतापी प्रक्रम, गैस की आंतरिक ऊर्जा, याद है ना, मैंने कहा था ताप कांस्टेंट रख लो, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0। लेकिन तुम कह रही हो तो ताप बढ़ाऊंगा, तो तुम गर्म कर रहे हो गैस, और ताप भी मैं 1 डिग्री से बढ़ाऊंगा, तो अगर तुम टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाओगे, तुम गैस को हीट सप्लाई करोगे, तो उसकी तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तुम कहेंगे बढ़ेगी, तो उसमें बीच में टक्करों की संख्या बढ़ेगी, वो भी बढ़ेगी। अब टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ेगा, है ना, प्रेशर भी, गैस के अणु जितना ज़्यादा दीवारों पे क्या करेंगे, प्रेशर। सिलेंडर फटने का कॉन्सेप्ट क्या है ना, अपन कहते हैं ना कि कहीं आग लगी, सिलेंडर फट गया, तो सिलेंडर आग के संपर्क में नहीं आया, जहाँ आग लग गई ना वहाँ चारों तरफ क्या हो गया, वातावरण गर्म हो गया, चारों तरफ हीट हो गई। अब अगर वातावरण गर्म हो गया, एटमॉस्फेयर गर्म हो गया, तो आपका सिलेंडर जो है उसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना, सिलेंडर यूँ तो है नहीं, वॉल्यूम फिक्स है, उसका कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन उसके अंदर की गैस तो गर्म हो गई, सिलेंडर में भरी हुई तो गैस है, चारों तरफ आग लगी हुई है, तो चारों तरफ हीट ज़्यादा है, वातावरण एकदम गर्म हो गया, तो उसके अंदर की गैस भी गर्म होगी। अब गर्म हो गई गैस, समझे, तो गैस गर्म हो गई तो टुकड़ों की संख्या बढ़ गई, गैस का प्रेशर बढ़ गया। अब प्रेशर तुम उसको कांस्टेंट रखना चाह रहे हो तो कैसे रखोगे, प्रेशर तो बढ़ गया, है ना। अब सिलेंडर को खींच के बढ़ा तो कर नहीं सकते, तो वो क्या करती, ब्लास्ट हो जाता है ना, उसको इतना प्रेशर हो जाता है कि मैं वॉल्यूम चेंज नहीं कर पा रही हूँ, तो सिलेंडर क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, फट जाता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ तो मुझे ऐसा नहीं करना है ना, मुझे टेम्परेचर 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है ना, और मैं चाह रही हूँ कि भाई है ना, ठीक है, गर्म भी हो गई गैस, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई, है ना, टेम्परेचर भी 1 डिग्री बढ़ गया, लेकिन इसका प्रेशर भी बढ़ जाएगा।
तो भाई प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये पिस्टन जो है ये ऊपर उठ जाएगा, है ना। पहले पिस्टन यहाँ था, अब मैंने कहा कि ये पिस्टन जो है ये ऊपर उठेगा। क्यों उठेगा? क्योंकि मैं क्या कह रही हूँ, पिस्टन ऊपर उठेगा। क्यों उठेगा पिस्टन ऊपर? तो मुझे वॉल्यूम थोड़ा सा कांस्टेंट रखना है, मुझे प्रेशर कांस्टेंट रखना है। अगर वही दाब रखना चाह रही हूँ तो दाब और आयतन क्या होते हैं? इन्वर्स होते हैं, है ना। प्रेशर वही रखना है तो वॉल्यूम बढ़ा दो, ठीक है। तो कंटेनर का वॉल्यूम कैसे बढ़ाएंगे? जो तो फिक्स है, तो हम कहेंगे पहले पिस्टन यहाँ लगा तो पिस्टन थोड़ा ऊपर उठा, तो आयतन बढ़ गया तो दाब कम हो जाएगा, ठीक है। और दाब कम क्यों करना था? क्योंकि भाई आपने टेम्परेचर दिया, गर्म किया तो गैस जो है उछल गई, बढ़ गया उसका प्रेशर। प्रेशर तुम कह रही कांस्टेंट रखो, ताप भी 1 डिग्री बढ़ाओ गैस का, फिर गैस गर्म भी हो रही है, टक्करों की संख्या भी बढ़ रही है, गैस का प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए। अरे भाई प्रेशर कैसे नहीं बढ़ेगा? कोई चीज़ को गर्म करोगे, किसी को गुस्सा दिलाओगे तो गुस्सा आएगा, है ना। नहीं, हाँ गुस्सा नहीं आना चाहिए, तो इतनी गालियाँ दे तो गुस्सा नहीं आना चाहिए। और तो गुस्सा नहीं आना चाहिए कैसे? काम तो गुस्सा दिलाने वाले कर रहे हो, फिर तुम कह रहे हो गुस्सा नहीं आना चाहिए। अब उसको गुस्सा आ रहा है तो क्या करो, किसी और के थ्रू उसको जोक सुनाते चलो। हाँ वो चुटकला सुना रहा है तो उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो रहा है, फिर वो जोक सुनाए। जितने ज़्यादा जोक सुनाएगा उसका एंगर शांत होगा। तो जितना प्रेशर बढ़ेगा, है ना, प्रेशर कॉन्स्टेंट रखना है, प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए, तो भाई वॉल्यूम बढ़ा दो, है ना। तो हम कहेंगे ये पिस्टन ऊपर उठेगा, मतलब आयतन जो है वो बढ़ जाएगा, प्रेशर डाउन हो जाएगा। तो ये पिस्टन अपने आप कैसे उठेगा? कोई मजे थोड़ा ना रहे। पिस्टन को भी तो कोई उठाने वाला चाहिए, है ना। चाहे पिस्टन उठ रहा है गैस की वजह से ही उठ रहा है, तो गैस एक्स्ट्रा काम कर रही है कि नहीं कर रही? एक्स्ट्रा काम कर रही है। प्रेशर कांस्टेंट रखना है उसको, और अपना टेम्परेचर भी 1 डिग्री बढ़ाना है ना। तो ये ठीक है, प्रेशर भी कांस्टेंट रखूँ, अपना टेम्परेचर भी 1 डिग्री बढ़ाऊँ, तो क्या करूँ? पिस्टन को धक्का मार देती हूँ, पिस्टन को ऊपर उठा देती हूँ। तो पिस्टन को ऊपर उठा देती हूँ तो भाई ये तो एक्स्ट्रा काम है ना, इसका पैसा थोड़ा ना मिल रहा है, एक्स्ट्रा काम है एक तरह से। तो यहाँ एक्स्ट्रा काम तो है, तो ये एक्स्ट्रा काम तुम्हारा आर के बराबर है। आपने कहा ना सीपी सीवी से बड़ा है, कितना बड़ा है? तो भाई सीपी जो है वो सीवी प्लस आर, समझे मेरी बात? बस इतनी सी बात को समझना है। तो ये एक्स्ट्रा, ये अतिरिक्त कार्य जो आपने पिस्टन को ऊपर उठाने में किया वो आर के बराबर है, ठीक है। तो देखो, एक रिजिड कंटेनर का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आयतन फिक्स होता है। तुम इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना चाह रहे हो तो ठीक है। अगर एक बंद कमरे का ताप 1 डिग्री बढ़ाना चाह रहे हो तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। 1 डिग्री बढ़ाने से क्या होगा, है ना, टेम्परेचर बढ़ जाएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसमें कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, ठीक है। लेकिन तुम चाहते हो कि प्रेशर कांस्टेंट रखो, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, अणुओं में गति बढ़ेगी, टक्करों की संख्या बढ़ेगी, दाब बढ़ेगा। दाब स्थिर रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पिस्टन को ऊपर उठाना पड़ेगा। अब पिस्टन को उठाना है मतलब एक्स्ट्रा काम करना है, और ये एक्स्ट्रा काम किसके बराबर है? आर के। पिस्टन को ऊपर क्यों उठाना है? क्योंकि मुझे प्रेशर कम करने के लिए वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। आई बात समझ में? पिस्टन क्यों ऊपर उठाना चाह रहे हो? तो याद रखना है, लिखा नहीं मैंने, दाब कम करने के लिए आयतन बढ़ाना पड़ेगा। दाब कम क्यों करना है? क्योंकि दाब बढ़ा दिया आपने, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया ना, तो दाब बढ़ गया। आप कह रहे हो कांस्टेंट रखो, बात समझ में आ गई? तो ये जो एक्स्ट्रा काम है इसको हम क्या कहते हैं? आर। ये बच्चे सवाल जेई में पूछा हुआ भी है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो हम कहेंगे अच्छा सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर, यानी स्थिर दाब पर 1 मोल गैस का ताप 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो अतिरिक्त किया गया कार्य, एक्स्ट्रा वर्क जो है, जो पिस्टन ऊपर उठाने के लिए जो काम किया था वो आर के बराबर है। 1 मोल गैस है तो आर है, अब 10 मोल है तो 10 आर है, 20 मोल है तो 20 आर है। तो भाई 1 मोल के लिए आर और n मोल के लिए एन आर, ठीक है। अब अगर यही चीज़ मैं तुम्हें कहती ठोस में होती तो, है ना, एक ठोस है, इसका टेम्परेचर मुझे कांस्टेंट वॉल्यूम पे बढ़ाना है, तुम कहोगे ठीक है, ठोस का तो आयतन फिक्स ही, ताप बढ़ा दो 1 डिग्री, है ना। और प्रेशर, तो अब मुझे एक चीज़ बताओ, ठोस को गर्म करोगे तो कौन सी उसके अणुओं की इतनी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी? या द्रव को गर्म करोगे तो इतनी कितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी कि मुझे पिस्टन ही ऊपर उठाना पड़ेगा, फिक्स चल रहा है, प्रेशर इतना बढ़ेगा नहीं, है ना। तो लिक्विड और गैस में ऐसा कोई फर्क, सॉरी लिक्विड और सॉलिड में ऐसा फर्क नहीं आता है, ठोस और गैस नहीं आएगा। ठोस और द्रव के लिए, ठोस और द्रव के लिए सीपी और सीवी लगभग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इनमें कोई हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है, तो इनके लिए W एक्स्ट्रा किया गया कार्य 0, ठीक है। अब इस चीज को बच्चे हम और भी तरीके से पढ़ सकते थे, जैसे देखो तुमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। नाउ आर क्या है? तो हम कहेंगे आर गैस कांस्टेंट है, तो आर हो गया पीवी अपॉन एनटी, ठीक है। नाउ पी को मैं लिख सकती हूँ फोर्स
प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। दाब क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। और वॉल्यूम को मैं लिख सकती हूं एरिया इंटू डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन एन और टी तो ही। अब मेरा एरिया तो कैंसिल हो गया, फोर्स इंटू डिस्टेंस, W बराबर एफ डी कॉस थीटा पढ़ते हो ना फिजिक्स में, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू दूरी क्या होता है? कार्य। तो यहाँ तो R इक्वल्स टू वर्क डन, R इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन एन टी। मतलब 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो काम करोगे वो R के बराबर होगा। वो तो कब से चिल्ला के यही तो कह रहा है, PV इक्वल्स टू NRT में R, है ना। इक्वेशन आ चुका, बच्चों को लगा वर्क डन R के बराबर कैसे हो सकता है। तो मान लो किसी ने थर्मो नहीं पढ़ा तब भी वो दिमाग लगा के कर सकता था, यहाँ या PV इक्वल्स टू NRT से करूँ तो यहाँ पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो 1 मोल गैस का टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर 1 डिग्री बढ़ाना चाहोगे तो किया गया कार्य किसके बराबर होगा? तो हम कहेंगे किया गया कार्य R के बराबर होगा, जो कि है गैस कांस्टेंट। आगे बात समझ, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, ये ठीक है। अब आपसे पूछा गया, देखो ये एनसीईआरटी में टॉपिक है, जनरली ये कोई पढ़ाता नहीं है। जब आप कोई वन शॉट वगैरह पढ़ते हो तो ये नहीं पढ़ाता कैलोरीमेट्री, लेकिन कैलोरीमेट्री नहीं पढ़ोगे तो फिर बॉम्ब कैलोरीमेट्री क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। नीट में तो सब कुछ आता है और तुम्हें पता है कट टू कट एनसीईआरटी आता है, तो इसको पढ़ना छोड़ना मत। नाउ कैलोरीमेट्री मतलब मुझे डेल्टा यू और डेल्टा एच का मापन करना है। आज हम डेल्टा यू पढ़ेंगे, डेल्टा एच हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। तो तुम्हें पता है डेल्टा यू स्थिर आयतन पर सिस्टम को दी गई हीट, डेल्टा यू क्यूबी के बराबर होता है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। अगर आपसे कहे कि भाई डेल्टा यू का मापन किससे करते हो, तो हम लिखेंगे बॉम्ब कैलोरीमीटर। अब पहले तो ये बताओ कैलोरीमीटर क्या है। तो कैलोरीमीटर एक बर्तन है, एक पात्र है ना। जैसे अपने तांबे का लोटा होता है ना, ऐसे ही होता है, ठीक है। स्टील का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, तांबे का, है ना। स्टील का एक पात्र है, लेकिन थोड़ा मजबूत है। इतना मजबूत है कि मतलब हाई प्रेशर रेजिस्टेंट रिएक्शन हो रही है तो यूं नहीं ब्लास्ट हो गया, सिलेंडर की तरफ पड़ गया, ऐसा नहीं, थोड़ा मजबूत है, ठीक है। काफ़ी दृढ़ है, रिजिड कंटेनर है। इसके अंदर मुझे रिएक्शन करानी, ठीक है। अब इसके अंदर मैं रिएक्शन तो करा दूंगी तो भाई अभिक्रिया होगी, मैं ऑक्सीजन गैस पास कर दूंगी। कोई पदार्थ मान लो जलाया, कंबशन किया, दहन समझते हो ना, किसी भी पदार्थ को वायु की उपस्थिति में जला, ठीक है। तो अब अगर कोई पदार्थ जलाऊंगी, उसका कंबशन होगा, दहन होगा, ऊष्मा निकलेगी, है ना। अब हीट निकलेगी तो ये बर्तन तो गर्म होगा ही सही। बाहर में क्या कर देती हूँ, पानी भर देती हूँ, है ना, ताकि ये गर्म होगा और इसकी गर्मी पानी में चली जाए। और वो पानी जो है उसको मैं ऊष्मा रोधी, है ना, इंसुलेटेड कंटेनर में रखती हूँ, यूं नहीं फिर उसकी हीट बाहर चलेगी, फिर तो मैं वहाँ पे नहीं पाऊंगी, ठीक है। तो मैंने एक कैलोरीमीटर ले लिया, एक स्टील का पात्र ले लिया, तांबे का पात्र ले लिया, कॉपर का कंटेनर ले लिया, उसमें मैंने किसी पदार्थ को जलाया वायु की उपस्थिति में। पदार्थ जलाऊंगी तो दहन से जनरली हीट रिलीज होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती, तो उससे बर्तन गर्म होगा, पानी भी गर्म होगा। अब होता क्या है कि मुझे किसी भी पात्र की ऊष्मा धारिता पहले से पता होनी चाहिए और जल की ऊष्मा धारिता भी मुझे पहले से पता होनी चाहिए, तभी तो मैं कोई मान लो पहले मैं क्या करती हूँ, नॉन सब्सटेंस ही डाल देती हूँ भाई, ठीक है। मान लो मैं ना ग्लूकोज को जला रही हूँ तो ग्लूकोज की कैलकुलेटेड हीट ऑफ कंबशन मुझे पता होनी चाहिए, है ना भाई। किसी पहले ज्ञात से कर लेते हैं, जैसे मान लो ऐसे समझो कि भाई मुझे ना 1 किलो सब्जी तो तोलनी है, 1 किलो पदार्थ तोलना है, पर ना मेरे पास 1 किलो का वेट नहीं है। अब वेट नहीं है तो मैं तोलूंगी कैसे, है ना। तो मैं कहूँगी ऐसा कर लेती हूँ कि कोई और शॉप पे चली जाती हूँ, उसका जो 1 किलो का वेट है ना उसके बराबर मैं कोई पत्थर ले लेती हूँ कि भाई देखो इस पत्थर का भार इस 1 किलो के बराबर है। होता है ना, सब्जी वाले आते हैं, ठेले वेले पे आते हैं, तो उनमें भार तो होते नहीं, वेट तो नहीं होता है, तो क्या करते हैं पत्थर ले लेते हैं, उससे ही चल रहा है काम, ठीक है। तो वो क्या हो, साइंस लगाई उसने कि भाई ठीक है 1 किलो का बाट मेरे पास नहीं है, महंगा होता है, तो मैं इस 1 किलो के वेट के बराबर क्या कर लेता हूँ, एक स्टोन ले लेता हूँ, एक भारी पत्थर ले लेता हूँ, ठीक है। तब इस पत्थर का भार भी क्या है, 1 किलो ही तो है, उसको लाने की जरूरत ही क्या है, बात तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सिमिलरली मेरे पास अगर कोई पदार्थ है जिसकी हीट ऑफ कंबशन, जिसकी दहन ऊष्मा मुझे पहले से पता है कि भाई ये इतनी हीट छोड़ेगा, ठीक है, तो मैं क्या देख लूंगी, इतनी हीट इसने छोड़ी तो बर्तन गर्म होगा, उसके अंदर अभिक्रिया हुई तो ऑब्वियसली हीट छोड़ेगा तो बर्तन गर्म होगा।
तो बर्तन का टेम्परेचर बढ़ेगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, प्लस पानी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो दोनों की हीट कैपेसिटी मुझे पता चल जाएगी ना भाई, पानी की हीट कैपेसिटी इतनी है और बर्तन की हीट कैपेसिटी मुझे पहले से पता होनी चाहिए, है ना। मतलब मैं पहले एक ज्ञात पदार्थ ले लूंगी, पता चल जाए। फिर मैं अननोन पदार्थ ले लूंगी, है ना भाई। मैंने पहले ग्लूकोज लिया, उसका सब कुछ मुझे पता था, इससे मैंने ज्ञात कर लिया कि भाई ये जो कैलोरीमीटर है, ये जो बर्तन है, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए मुझे कितनी हीट देनी। भाई अगर मैं रोज 1 कप चाय बनाती हूँ तो मुझे पता ही होगा ना कि गैस सिम रखना है, कि गैस तेज रखना है, कि कितना रखना है और कितने समय तक रखना है। तो रोज का काम, रात दिन का काम। तो हम कहेंगे हाँ ठीक है ना। तो सिमिलरली हमने क्या किया, कंटेनर की हीट कैपेसिटी पहले ज्ञात कर ली कि भाई इस पात्र की ही ऊष्माधारिता इतनी और जल की ऊष्माधारिता इतनी। अब मैं कोई अननोन बता दो, आप कुछ भी लिया हो ना, मुझे तो डेटा पता ही। अब आपको नहीं, मैं वो ग्लूकोज नहीं दे रहा हूँ, सुक्रोज दे रहा हूँ, दे दो। अब वो सुक्रोज जो है उसको हमने जलाया, दहन किया, है ना, और हमारे पात्र का टेम्परेचर बढ़ गया और हमारे जल का टेम्परेचर बढ़ गया। दोनों की ऊष्माधारिता तो मुझे पता थी कि भाई इन दोनों की ऊष्माधारिता इतनी है। इन दोनों का टेम्परेचर मान लो अगर 20 डिग्री मिला के बढ़ाना है ना, तो डेल्टा टी 20 डिग्री है, दोनों का टेम्परेचर 20 डिग्री बढ़ाना है तो मान लो 100 जूल ऊष्मा निकलनी चाहिए। अब मैं कह रही हूँ आपने जो पदार्थ जलाया इनसे तो मेरे दोनों, है ना, पानी और जो आपका बॉम्ब कैलोरीमीटर है, इनका टेम्परेचर जो है वो 40 बढ़ गया। इसका मतलब आपने जो पदार्थ जलाया है ना, उसने 200 जूल ऊष्मा छोड़ी, क्योंकि 100 पे तो इनमें 20 की बढ़ोतरी होती, अब तो है ना इसमें 40 की बढ़ोतरी हुई है। मतलब उस पदार्थ की दहन ऊष्मा कितनी है, तो वो 200 है, डबल है। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है ना। अब हम कहेंगे बॉम्ब कैलोरीमीटर, तो बंद पात्र में आपने अभिक्रिया कराई, तो बंद पात्र में अभिक्रिया कराई मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो भाई वॉल्यूम कांस्टेंट है और आपने क्या बताया, हीट कितनी आई चाहे गई जो भी है, क्यू भी, है ना। तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो डेल्टा यू के बराबर होती। अभी सारा ज्ञान आया कहाँ से, बॉम्ब कैलोरीमीटर से। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में आपके एनसीईआरटी में है तो थोड़ा अच्छे से पढ़ लो तो होगा क्या कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। और ना डॉक्टर बनाने के लिए ना इजी क्वेश्चंस भी नहीं है ना। कई बार क्या होता है बीच बीच में से बीमारियां कॉमन तो होती नहीं ना, कोल्ड है, कफ है, ये है, वो है। कफ भी तरह तरह का होता है, कोल्ड भी तरह तरह का होता है ना, तो नई नई बीमारियां आती। तो नए नए क्वेश्चन बनाने के लिए वो क्या करता है, एनसीईआरटी पकड़ता है और थियोरी में से सवाल निकालने की कोशिश करता है। तो देखो जितना डिटेल में पढ़ के जाओगे, देखो वन शॉट पढ़ोगे तो वन शॉट जैसी ज्ञान बढ़ेगा, डिटेल में पढ़ोगे तो डिटेल वाला ज्ञान बढ़ेगा। कहीं से भी सवाल आएगा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम आंसर दे पाओगे, नहीं तो तुम्हें ना वन शॉट में याद कर लेता, ठीक है बॉम्ब कैलोरीमीटर की जो हीट होती है ना वो डेल्टा यू होती है, खत्म। अरे भाई क्या बॉम्ब कैलोरीमीटर और डेल्टा यू है तो माइनस ले हो, क्योंकि पदार्थ का दहन करते तो ऊष्मा मुक्त होती है, तो वो डेल्टा यू नहीं होती, माइनस डेल्टा यू होती है। वहीं भूल गए, वहीं गड़बड़ हो गई, है ना। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको डिटेल में पढ़ने से ही पता चलेगी। ठीक है, वन शॉट सिर्फ उस टाइम के लिए भी, अब एग्जाम में 10-15 दिन है ना। या मैंने थर्मो बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, डिटेल में तो सब आता है, अब इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, फटाफट पढ़ना है। तो वन शॉट अच्छी चीज़ है, गलत चीज़ नहीं है, बट आधा अधूरा ज्ञान आपको परेशान करे, डिटेल में पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, आफ्टर दैट रिवाइज के लिए आप उनको छोटी छोटी क्लासेस को फिर तो शॉर्ट्स ले लो बिल्कुल ही, है ना। सब चीज़ ओके है अपनी जगह, समय पे डिपेंड करता है आप कौन सा काम करते हैं। ठीक है, चलो अब देखो हम कह रहे हैं भाई कैलोरीमीटर तो मैंने कहा था एक बर्तन है, कॉपर का ले लो या स्टील का ले लो, जिसके अंदर हमें रिएक्शंस करानी। अब इसको हम पानी में, कोई भी लिक्विड ले सकते हो, मोस्टली पानी इजीली अवेलेबल है तो पानी में डुबो के रखते हैं ताकि उससे उत्पन्न हुई हीट वो पानी एक्सेप्ट कर ले और हम दोनों की क्या कर सकते हैं, ऊष्माधारिता निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमने द्रव और कैलोरीमीटर की ऊष्माधारिता ज्ञात कर ली अपने तरीके से, है ना। तो अब जो टेम्परेचर हो गया, अब उनका ताप जितना भी बढ़ रहा है, भाई मुझे तो पता है 1 डिग्री पे इतना खर्चा आएगा। अब आप ये पदार्थ डाल रहे हो और या 50 डिग्री बढ़ रहा है तो मुझे पता चल गया ना इस पदार्थ ने कितनी ऊष्मा दी है, ऐसे। ठीक है, अब बॉम्ब कैलोरीमीटर स्पेसिफिक है। देखो ये पिक्चर दिख रहा है आपको, ये है बॉम्ब कैलोरीमीटर, है ना। ये वाला अंदर का जो स्टील का या कॉपर का पात्र दिख रहा है ना आपको ब्राउन कलर का, ये है बॉम्ब कैलोरीमीटर। रासायनिक अभिक्रिया इसके अंदर है, सैंपल मतलब इसमें एक प्लैटिनम का छोटा कप है वो डाल देते हैं, उसके अंदर ही रासायनिक अभिक्रियाएं करानी। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए भी इसमें है ना, स्टीरर है, डोलक जिसे बोलते हैं, पानी गर्म हो जाएगा तो फिर उसको बराबर टेम्परेचर हीट बराबर सप्लाई करने के लिए वो डोलक है, क्योंकि एक जगह टेम्परेचर गर्म हो गया आसपास का और बाकी पानी ठंडा है तो फिर कैलकुलेशन नहीं आएगी, इसलिए बराबर हीट पहुंचाने के लिए स्टीरर ले लेते हैं। थर्मोमीटर तो हमें पता चल जाएगा टेम्परेचर कितना बड़ा है। ठीक है, बाहर पानी भरती है, मैंने आपको बता ही दिया, है ना। अब ये फ्यूजेस मतलब हमने एक कैथोड एनोड लगा रखा है, भाई इतनी हीट हम कैसे देंगे,
है ना, करंट पास करेंगे, ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, तभी तो रासायनिक अभिक्रिया होगी। पदार्थ को जलाना है तो माचिस लगा के तो जलाएंगे नहीं ना, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, उससे इतनी गर्मी होगी, उससे इतनी हीट होगी कि भाई वो पदार्थ जल जाए। अब तो लगे हीट तो हम ही दे रहे हैं, तो एक बार तो पेट्रोल में आग लगाने के लिए हीट तो मैं ही दूंगी, फिर वो हीट देगा ना, सीधी सी बात है। फिर वो मैं कैलकुलेशन करूँगी कि मैंने तो एक तीली लगाई थी भाई, इसने तो क्या ही कर दिया, ऐसे। ठीक है, तो देखो बॉम्ब कैलोरीमीटर स्टील का मजबूत कंटेनर है, इसमें हाई प्रेशर को सहन करने की क्षमता होती है। ठीक है, इसके चारों तरफ एक बहुत बड़ा कंटेनर है जिसमें पानी भरा है और बाकी सब कुछ इंसुलेटेड है। यूं नहीं बाहर की हीट तो मार्केट में सप्लाई हो रही है, तब तो हो गया कैलकुलेशन। तो बाहर का जो पात्र है वो इंसुलेटेड है, ऊष्मारोधी है, अंदर की हीट अंदर रहनी चाहिए, आपके घर की बात बाहर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब ज्ञात दहन ऊष्मा वाले यौगिक को प्लैटिनम के कप में लेते, तो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था भाई ये बर्तन 1 डिग्री बढ़ाने के लिए इसको कितनी हीट चाहिए, और ये पानी भरा है, इसको अपना टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए, वो पहले तुम काउंट कर लो। तब इनको कितनी हीट चाहिए वो मुझे ज्ञात करना है, पदार्थ की कितनी हीट छोड़ेगा वो मुझे पता ही नहीं, तो कैसे होगा। तो मैं ऐसा पदार्थ लूंगी जिसकी दहन ऊष्मा मुझे पता हो कि भाई ये 100 जूल हीट छोड़ेगा। ठीक है, तो इसके 100 जूल से हमारे बर्तन का ताप कितना बढ़ता है और पानी का ताप कितना बढ़ता है, उससे हम काउंटिंग बिठा लेंगे। ठीक है, तो पहले मैंने नॉन सब्सटेंस जिसकी हीट ऑफ कंबशन मुझे पता थी, पहले मैंने वो डाल दिया। ठीक है, और हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया, करंट पास कर दिया, कंपाउंड को जला दिया और मैंने अपनी कैलकुलेशन ले ली। ठीक है, जल के ताप में हुई वृद्धि को थर्मोमीटर से नोट कर लेते, इससे उपकरण की ऊष्माधारिता आसानी से ज्ञात हो जाएगी। पानी की तो पहले ही पता ही होती है, लेटेंट हीट वाला, गुप्त ऊष्मा वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ रखा है ऐसे। ठीक है, तो मुझे दोनों की कैलकुलेशन बैठ गई। अब मैं नया पदार्थ जलाऊंगी जिसकी दहन ऊष्मा मुझे ज्ञात करनी और अपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट करूंगी। अब अभिक्रिया बंद पात्र में हो रही है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ऊष्मा जो निकल रही है वो स्थिर आयतन पर भी दहन ऊष्मा के बराबर होगी। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो हीट होता है वो डेल्टा यू होता है। और आप कह रहे हो कि नहीं ऊष्मा निकल रही है ना, कहीं लिखा था ना ऊष्मा निकलती है, तो हीट आउट ऑफ द सिस्टम डे 1 बढ़ाया था, सिस्टम अपने आप को समझो, हमारे से हीट ले ली तो हमारा तो क्या हो गया, लॉस हो गया, और हमारा लॉस हो गया तो फिर ये माइनस डेल्टा यू, ये जो आंसर है दैट इज माइनस, है ना, माइनस समझे, हीट लिबरेट हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर। अब थोड़ी कैलकुलेशन देख। अब देखो बॉम्ब कैलोरीमीटर और जल की ऊष्माधारिता टोटल काउंट करके मैंने ले ली भाई सीवी है। ठीक है, सीवी समझ गए ना, क्यू बाय डेल्टा टी, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट सप्लाई करनी है। ठीक है, जूल पर डिग्री हमें पता ही। नाउ क्यू वी इक्वल्स टू सी वी डेल्टा टी हमने पढ़ा, और क्यू वी डेल्टा यू के बराबर होता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें कह रही हूँ कि भाई 1 मोल पे बताओ, ये तो तुम 100 ग्राम 200 ग्राम पे बता रहे हो, तो तुम कह रहे हो ठीक है मान लो m ग्राम पे इतनी ऊष्मा है ना, m ग्राम पदार्थ पे आपका आंसर क्या है, तो हम कह रहे हैं m ग्राम पदार्थ पे हमारा आंसर CV डेल्टा टी है। ठीक है, तो 1 ग्राम पे बोलो, 1 ग्राम पदार्थ पे बोलो, तो 1 ग्राम पदार्थ पे कितना हो जाएगा, CV डेल्टा टी बाय स्मॉल m। और 1 मोल पे बोलो, तो 1 मोल मतलब समझे कैपिटल M ग्राम। 1 मोल क्या होता है, अणु भार के बराबर भार ले लो, तो CV डेल्टा टी इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m। ठीक है, CV डेल्टा टी इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m। अब CV तुम्हारा जूल में है तो ये जूल पर मोल, किलो जूल में है तो किलो जूल पर मोल। ठीक है, और अब देखो इस प्रक्रम में तंत्र द्वारा ऊष्मा दी जाती, मतलब बॉम्ब कैलोरीमीटर तो गर्म हुआ ना, पानी भी गर्म हुआ ना, पदार्थ से ऊष्मा जो है वो बाहर आई, तंत्र से बाहर चलेगी, तो हम कहेंगे भाई साइन नेगेटिव कर दो, तो डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस क्यू वी और माइनस CV डेल्टा टी। अब तुम्हें लगे कैपिटल M अपॉन स्मॉल m क्यों किया है, तो भाई CV डेल्टा टी जूल कैल्विन इनवर्स प्रति मोल की बात करो, जूल बटे मोल डिवाइड बाय मोल। मोल क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, तो भाई मास तो नीचे आएगा ना और मोलर मास ऊपर जाएगा, तो कैपिटल M ऊपर आएगा, स्मॉल m नीचे आएगा, उससे कर लो, क्यों परेशान हो रहे हो। ठीक है, ये है ना। अब देखो NCERT का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न समीकरण के अनुसार 1 ग्राम ग्रेफाइट को ऑक्सीजन की अधिकता में 1 ATM
1 atm प्रेशर और 298 केल्विन पे दहन कराते हैं। अभिक्रिया के दौरान ताप 298 केल्विन से 299 केल्विन। भाई डेल्टा टी जो है, ताप में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 1 केल्विन का, है ना। हमें तो 1 डिग्री चाहिए, चाहे केल्विन हो चाहे कुछ भी, ठीक है। यदि कैलोरीमीटर की ऊष्माधारिता C कितनी है, 20.7 किलो जूल प्रति केल्विन, तो उपरोक्त अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H बताओ। अब हमारा रिलेशन जो था, देखो इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा N बताओ। डेल्टा N तो मैं कहूँगी गैसीय उत्पाद मोल 1 और गैसीय क्रियाकारक मोल 1, तो डेल्टा N तो है हमारा 0, ठीक है। तो भाई डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT। टेम्परेचर पूरी रिएक्शन में, है ना, 298 से 299 किया, 1 डिग्री का हमने टेम्परेचर चेंज किया है, ठीक है। और डेल्टा U आपको पता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा H एंथैल्पी रिएक्शन, और अभिक्रिया हुई है तो डेल्टा N ले लिया मैंने, रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो मोल परिवर्तित होंगे, डेल्टा N। तो तुम कह रहे हो भाई यहाँ पे डेल्टा N तो कितना है, 0 है, यानी यहाँ डेल्टा H का मान डेल्टा U के बराबर है, ठीक है। अब अगर डेल्टा U की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या था, तो हमने अभी पढ़ा था, C डेल्टा T इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m, है ना। C आपके कैलोरीमीटर और पानी दोनों की मिला के बता दो ऊष्माधारिता, ठीक है। कैलोरीमीटर की ऊष्माधारिता ये 20.7, ठीक है। तो 20.7 किलो जूल है तो किलो जूल रहने दो। टेम्परेचर में चेंज में 1 ही लाना चाह रही हूँ, और कैपिटल M पदार्थ का अणुभार, तो पदार्थ आपका ग्रेफाइट है ना, कार्बन को ही तो जला रहे हो, ग्रेफाइट क्या होता है, C, तो कार्बन का परमाणु भार 12, और कितना ग्राम है, तो हम कहेंगे 1 ग्राम। तो हमारा आंसर आ गया 20.7 इंटू 12 किलो जूल प्रति मोल। ये हमने प्रति मोल पे बात कर ली क्योंकि हमने पर मोल कैपिटल M से मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आ गई, है ना। और M से मल्टीप्लाई नहीं करोगे 12 से तो जूल पर ग्राम हो जाए, किलो जूल पर ग्राम हो जाए, ठीक है। ये हमने निकाला डेल्टा U, और डेल्टा U किसके बराबर है, डेल्टा H के, तो इसमें इतना कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, 1 ग्राम शर्करा, तो भाई हमारे पास मान लो शुगर है, शुगर होती है बच्चा C12H22O11, लेकिन शुगर तो सॉलिड होती है ना। अब आप इसको बम कैलोरीमीटर में पूर्ण दहन कर रहे हो तो ठीक है भाई, ऑक्सीजन। अब दहन के दौरान C से CO2 बनता है, तो भाई तुम्हारे पास कार्बन 12 है ना, तो CO2 तो 12 बनने वाले हैं, और ऑक्सीजन तुम्हारे पास, सॉरी हाइड्रोजन तुम्हारे पास 22 है, तो वाटर तुम्हारे पास 11 बनेगा, और वाटर लिक्विड ही लिखना है, CO2 गैस, ठीक है। अब देखो 12O2 और 11O, तो 11O तो पड़े हैं, तो यहाँ सीधा 12O2 खर्च होगा, सही है। C12 12CO2 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 11, सॉरी 22, तो ये हो गया वाटर 11, ठीक है। बैलेंस है ना इक्वेशन। अब मैं डेल्टा N की बात करूं तो मैं कहूँगी गैसीय उत्पाद तो 12, गैसीय क्रियाकारक भी 12, तो यहाँ डेल्टा N आ रहा है 0, ठीक है भाई, डेल्टा N 0 आ रहा है। अब क्या कह रहा है कि 1 ग्राम शर्करा को 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे बॉम्ब कैलोरीमीटर में दहन किया, ताप में वृद्धि, चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिला, कितना देखने को मिला, तो भाई टेम्परेचर में चेंज देखने को मिला 1.46 डिग्री केल्विन जूल का, हमारे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। यदि कैलोरीमीटर और पानी दोनों की मिला के हीट कैपेसिटी ऊष्माधारिता 2.71 किलो जूल प्रति डिग्री, ठीक है ना। 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी चाहिए, 2.71, हमारे पास तो 1.46 डिग्री, तो इससे तो ज़्यादा ही चाहिए, ठीक है। तो दहन में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करो, तो हम कहेंगे डेल्टा U। अब दहन हुआ है तो हीट निकलती है, माइनस ही लिख लेते हैं, है ना। कितना, तो 2.71 इंटू टेम्परेचर में डिफरेंस 1.46, और मैंने बताया था पर मोल निकालना है, क्योंकि 1 ग्राम शुगर है, प्रति मोल में निकालना चाहते हो
तो कैपिटल M अपॉन स्मॉल m। कैपिटल M शुगर का अणु भार कितना होता है 342 और स्मॉल m आपने कितना पदार्थ जलाया 1। अगर 342 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे 342 इसका अणु भार है, ध्यान रखना मोलर मास। शर्करा का अणु भार कितना होता है 342। फॉर्मूला क्या बताया था डेल्टा U बराबर, अभी फॉर्मूला क्या सिखाया था CV डेल्टा T मल्टीप्लाई विद कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल। तो कैपिटल M क्या है, तो भाई कैपिटल M शुगर का मोलर मास है, अणुभार है जो कि है 342 है ना। और स्मॉल m भाई आपने अमाउंट कितना लिया है, तो हम कहेंगे अमाउंट तो हमने लिया है 1 ग्राम, ठीक है ना। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको जो आंसर दिया है वो दिया है 1353.15 किलो जूल पर मिनट, ठीक है। तो ये आंसर तो तुम्हें निकालना है। माइनस तुम्हें पता है दहन ऊष्मा है, ऊष्मा निकलती है, ठीक है, क्या ही दिक्कत है। अब ठीक है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हमने निकाल दिया डेल्टा U है ना। और बॉम्ब कैलोरीमीटर का आंसर अब तो पता ही डेल्टा U होता है। अब क्या करें, उपरोक्त उदाहरण के लिए डेल्टा H निकालो। तो भाई डेल्टा H बराबर क्या होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT। लेकिन हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया है इसमें हमने देखा था, इसमें हमने क्या देखा था, इसमें हमने देखा अभिक्रिया होने के बाद मोलों में तो कोई परिवर्तन आया ही नहीं, डेल्टा N 0 है। तो डेल्टा H जो है वो डेल्टा U के बराबर है और क्या है -1353। तो आंसर हमारा एज इट इज यही रहेगा। क्लियर है ये। तो ये हो गया आपका हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्माधारिता, मोलर ऊष्माधारिता। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर Cp, मोलर ऊष्माधारिता स्थिर आयतन पर Cv, Cp माइनस Cv R मेयर्स फॉर्मूला, बॉम्ब कैलोरीमीटर, कैलोरीमेट्री है ना, डेल्टा U का मापन। तो बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ ली। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।